था तो उनके शरीर जब उस बर्फ की गहराई पर जब उस समुद्र की गहराई पर जब तापमान बहुत कम हो जाता था, तो हम वहां पर देखते थे कि ये इंसेक्ट्स अपने अंदर एक नई तरह का केमिकल या एंटी फ्रीज लिक्विड बनाना शुरू कर देते थे, जिसके कारण उनका खून जमता नहीं था और वो जिंदा रह सकते थे। इनमें से कुछ ऐसे थे जो टेम्परेचर के कम होने पर एक हाइबरनेशन की फेज में चले जाते थे, यानी एक तरह से सो जाते थे, सुषुप्त अवस्था में चले जाते थे। उसके बाद जब तक तापमान फिर से अनुकूल उनके नहीं हो जाता था, उनके लिए फेवरेबल नहीं हो जाता, तब तक वो सोते रहते थे। तो ऐसे जीवन के रूप संभव हैं, जिनकी हम कल्पना नहीं कर सकते थे। तो ये बिल्कुल सही है शशांक और मयंक कि जीवन के ऐसे रूप भी संभव हैं, जिनके बारे में हम नहीं जानते। तो हो सकता है कि मंगल ग्रह पर जब वहां पर रोवर्स उतरे, तो वहां पर जीवन रहा हो, लेकिन इन रोवर्स के कैमरे ने जब उसको फोटोग्राफ करके हमारे पास चित्र भेजे, तो हमें हमें पता नहीं चला कि वहां पर लाइफ है। वैसे मैं आपको एक इंटरेस्टिंग चीज और बता दूं, मैं आज दिखा नहीं पाया समय की कमी के कारण। आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको मंगल ग्रह के ऐसे कुछ फोटोग्राफ्स मिलेंगे कि वहां पर इस तरह के कुछ शेप्स दिखाई दी हैं, कोई चूहे जैसी दिखाई पड़ती है, कोई एक अलग तरह की विचित्र शेप दिखाई पड़ती है, जिसके बारे में लोगों का कहना है कि हो सकता है कि जीवन के दूसरे रूप हो। ये भी हो सकता है कि चंद्रमा या मंगल की ग्रह पर कुछ कोई न रहता हो, लेकिन उनके अंदर गहराई में कुछ लोग रहते हो, जीवन के वहां पर भी। लेकिन ये सब अभी कल्पना है, अभी इस तरह के जीवन के कुछ रूप दिखाई दिए नहीं है। हो सकता है आगे दिखाई। सर सर मेरा मयंक एक आप क्वेश्चन है। सर हेलो प्लूटो दिखता नहीं है, तो सर क्या ये भी एक रीजन हो सकता है कि वो सर मेजर एक्सिस पे चला गया हो, और सर उसकी सन से बहुत दूर भी है और उसकी स्पीड भी धीरे हो, तो सर कई सालों बाद वो हमें दिख भी सके फिर से। प्लूटो ग्रह कहीं गायब नहीं हुआ है, प्लूटो अभी भी है, लेकिन इसको अब ग्रह या प्लेनेट नहीं माना जाता। लेकिन ये प्योरली टेक्निकल इशू है। एस्ट्रोनॉमिकल सोसाइटी की जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है, उनकी एक मीटिंग हुई थी, और उस मीटिंग में उन्हें आई थिंक 2006 के आसपास, और उस मीटिंग में तय किया गया कि प्लूटो को प्लेनेट नहीं माना जाएगा। तब तक 9 प्लैनेट्स माने जाते थे। प्लूटो को प्लेनेट न माने जाने के कई सारे कारण हैं, आप इंटरनेट पर जाएंगे तो आपको पता चलेगा। इसका साइज बहुत छोटा है, पहली बात। दूसरा, इसकी जो ऑर्बिट है, वो जो पृथ्वी की और दूसरे ग्रहों की जो ऑर्बिट है, इसकी ऑर्बिट से बहुत ज्यादा तिरछी है। तो शायद ये हमारे सौरमंडल का, सोलर सिस्टम का कभी पार्ट था ही नहीं। ये बाहर की कोई बॉडी थी जो सोलर सिस्टम के अंदर कैप्चर हो गई थी। तो इसलिए गुड इसको आफ्टर इसको गुड माना जाता आफ्टरनून है। सर। एक मिनट पहले मैं इस सवाल का आंसर कंप्लीट कर लूं। तो इन सब तरह की कुछ चीजें हैं जिनके कारण माना जाता है कि प्लूटो प्लेनेट नहीं है। पर प्लूटो गायब नहीं हुआ है। प्लूटो हमसे इतना दूर है कि हम उसे नेकेड आई से तो देख ही नहीं सकते। लेकिन एक सैटेलाइट भी छोड़ा गया था, और ये सैटेलाइट जाके 1996 के आसपास इसने ये प्लूटो के आसपास पहुंच रहा था। तो हमारे पास कुछ प्लूटो के फोटोग्राफ्स तो हैं, और आज भी ये प्लूटो एग्जिस्ट कर रहा है। लेकिन इसकी ऑर्बिट बड़ी एक्सेंट्रिक है, कभी ये हमसे बहुत ज्यादा दूर चला जाता है, कभी हमारे पास आ जाता है। लेकिन इसको अब प्लेनेट नहीं माना जाता। लेकिन ये अभी भी बॉडी है, और सूरज के चारों तरफ आज भी चक्कर काट रही है, काफी इलिप्टिकल ऑर्बिट। सर कोई जो और गुड हाइपोथेसिस एग्जिस्ट गुड करती है, आफ्टरनून सर। सर ये गुड पूछ रहे आफ्टरनून थे सर। कि जो सर इसके जो जैसे बाद आप सब। जो सैटेलाइट्स होते हैं, हाँ बिल्कुल। सर मैं पूछ रहा था कि जो सैटेलाइट्स होते हैं ऐसे वो सोलर सिस्टम को पार कर जाते हैं, फिर उनसे कम्युनिकेशन कैसे होता है, ऐसे उनसे फोटोज कैसे आती हैं, या फिर कैसे उनको कंट्रोल कैसे किया जाता है? सबसे पहले अपना नाम बताओ। सर आदित्य विक्रम। आदित्य विक्रम। आदित्य ने सवाल पूछा है कि जब ये सोलर सिस्टम से बाहर चले जाते हैं, तो इनसे हमारे पास फोटोग्राफ से दूसरे कम्युनिकेशन कैसे होते हैं, राइट? उसका रीजन ये है कि जो हमारा जो कम्युनिकेशन सैटेलाइट के साथ होता है, वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के कारण होता है। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स को ट्रेवल करने के लिए किसी मीडियम की जरूरत नहीं होती, ये वैक्यूम में भी ट्रेवल कर सकती हैं। जैसे अगर कोई हमसे बात कर रहा है, तो उसकी आवाज वायुमंडल में जो कंप्रेशन और जो रेयरफेक्शन होते हैं, जो संपीड़न होते हैं हवा के, या उसका जो फैलना होता है, उससे हमारे कान के पर्दे पर जाकर प्रेशर पड़ता है, और हम उस आवाज को सुन पाते हैं। लेकिन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन की खूबी ये है कि ये इलेक्ट्रिक और मैग्नेटिक फील्ड का कॉम्बिनेशन है, और ये
ट्रैवल कर सकते हैं, इनको किसी मीडियम की जरूरत नहीं है, ये वैक्यूम में भी ट्रैवल करते हैं। तो इवन जब हमारे वायुमंडल से बाहर ये सैटेलाइट्स वगैरह चले जाते हैं या स्पेसशिप चले जाते हैं, तो ये अपने सिग्नल को हम तक भेजते हैं डिजिटल फॉर्म में, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के माध्यम से, इसलिए ये हम तक उन सिग्नल्स को भेज सकते हैं। हाँ, कभी कभी ऐसा होता है कि जो हमारा स्पेसशिप है, वो उदाहरण के लिए जब मार्स को भेजा गया, तो वो मार्स के जब पीछे चला जाता है, जब वो मून के पीछे चला जाता है, उसके सिग्नल उस मार्स या मून को पार करके हम तक नहीं पहुंच सकते, तो थोड़ी देर के लिए एक तरह से साइलेंस जोन आ जाता है, हम उससे आए हुए सिग्नल को नहीं देख पाते। लेकिन जब उसके बाद या तो वो अपने सिग्नल को थोड़ी देर बाद जब वो हम तक पहुंच जाएंगे, उसके पीछे उसके शेडो में से हट जाएंगे तो हम तक पहुंचेंगे, या ये अपने सिग्नल को किसी और से सैटेलाइट को भेज सकते हैं जो हमारी शेडो में ना हो। तो पहले ये सैटेलाइट अपने सिग्नल को भेजता है उस दूसरे सैटेलाइट पे, जो उसी सैटेलाइट जैसे मून है या प्लेनेट जैसे मार्स है उसको ऑर्बिट कर रहा है, उसके चारों तरफ घूम रहा है, और वो उसके बाद इलेक्ट्रोमैग्नेटिक सिग्नल के माध्यम से उसे हम तक भेज सकता है। तो पहले ये उस सैटेलाइट से दूसरे सैटेलाइट पर तक जाता है, उस दूसरे सैटेलाइट पे पहुंच जाता है जो उस बॉडी की शेडो में नहीं है, और वो अब उसके बाद हमें अपना हमें पृथ्वी तक भेज देता है। तो इस तरह से इनडायरेक्ट कम्युनिकेशन। सर सर हिग्स जो सर क्या मार्स के बोसॉन पास I सर have a उसके बाद question. आस्था कोई सर प्रश्न सर पूछना क्या चाह रही थी? चंद्रयान 2 के साथ भी यही हुआ था? हाँ, उनके साथ भी कोई भी जब उसके प्लेनेट की शेडो में चला जाता है तो कम्युनिकेशन नहीं होता। इसके बाद आस्था सवाल पूछेंगे और उसके बाद अथर्व पूछेंगे। सर गुड मैंने पूछ आफ्टरनून लिया सर। सर, चंद्रयान 2 के साथ भी यही हुआ था। हाँ, कई सैटेलाइट के साथ जो भी हम सैटेलाइट भेजते हैं, अगर वो शेडो में चला जाता है तो उसके साथ कम्युनिकेशन नहीं हो सकता। या तो वो वेट करें हम कि वो शेडो से बाहर आ जाए, या वो किसी दूसरी बॉडी के साथ कम्युनिकेशन एस्टेब्लिश करता है सैटेलाइट से, और फिर उससे हम तक आता है। और अगर यस सर। कोई सैटेलाइट के साथ कम्युनिकेशन टूट जाए, अगर हम उसको कंट्रोल नहीं कर सकते उसके बाद, तो फिर हम उसका जब वो नीचे उतरता है तो हमारा उस पर से कंट्रोल हट जाता है। अगर हम उसको गिरने से रोकते हैं, स्लो करते हैं, उसके रॉकेट्स को फायर नहीं कर सकते, तो हो सकता है वो सैटेलाइट उस चंद्रमा की या उस ग्रह की सतह पर जाकर टकरा जाए, टूट जाए, बिखर जाए, और उसके बाद उसकी डेथ। अगला सवाल आस्था पूछेंगे। Good afternoon, sir. My name is Astha Chaturvedi. Sir, I have a question. सर मेरा क्वेश्चन ये है कि सन के सबसे करीब प्लेनेट मरकरी है, तो वीनस को सबसे हॉटेस्ट प्लेनेट क्यों माना जाता है? बहुत बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है। हमने जब शुरू में चर्चा की थी तो हमने बात की थी कि जब हम सूरज से बाहर की तरफ चलते हैं तो सबसे पहले जो प्लेनेट आता है वो है मरकरी, फिर हम मरकरी से आगे चलते हैं तो उसके बाद आता है वीनस। लेकिन इसके बाद भी मरकरी की सरफेस पर जो टेम्परेचर है लगभग 450 डिग्री सेल्सियस, उसकी तुलना में वीनस की सरफेस का टेम्परेचर ज्यादा है। ये बात आस्था बिल्कुल सच कही है, और ये बड़ा रोचक सवाल है। मैंने ये भी बताया था कि मरकरी पर कोई वातावरण नहीं है, क्योंकि सूरज के इतना पास है कि इसका जो वातावरण था भी वो सूरज की किरणों के कारण इससे छिटक कर बाहर चला गया। लेकिन वीनस के अंदर वातावरण है, वीनस दूर है, और इस कारण उसका वातावरण बचा रह सका। लेकिन इस वातावरण में जो गैसेस हैं उनमें से बहुत सारी जो है उन्हें हम कहते हैं ग्रीन हाउस गैसेस, जैसे मीथेन है, ऑक्सीजन है। इन गैसेस की खूबी ये होती है कि दिन में जब सूरज की अ, ऊष्मा, सूरज का रेडिएशन, सूरज की हीट वीनस पर पड़ती है, तो वीनस का वातावरण की जो ग्रीन हाउस गैसेस हैं वो इसे सोख लेती हैं, और रात के समय में जब सूरज गर्म की गर्मी उस तक नहीं पहुंचती, तो भी एक कंबल की तरह, एक ब्लैंकेट की तरह इनका वीनस का वातावरण इस पूरी हीट को ट्रैप करके रखता है, अपने में बांध कर रखता है, और टेम्परेचर घट नहीं जाता। रात को इसका टेम्परेचर वैसे 0 से नीचे चला जाना चाहिए था, लेकिन इस वातावरण के कारण, जैसे पृथ्वी पर भी होता है, वातावरण 0 से नीचे नहीं जाता। जबकि जो हमारा मरकुरी है, इसमें रात के समय टेम्परेचर 0 से करीब पौने 200 डिग्री से ज्यादा नीचे हो जाता है, -183 डिग्री सेल्सियस नीचे चला जाता है। तो दिन में बहुत गर्म और रात में बहुत ठंडा। और दिन में जब सूरज की रोशनी और रेडिएशन फिर से पड़ता है, तो फिर मरकुरी का तापमान बढ़ना शुरू होता है, और वो 450 तक ही पहुंच पाता है, इतना पास होने के बावजूद। जबकि वीनस इतना दूर होने के बाद भी टेम्परेचर उससे भी थोड़ा सा ज्यादा।
तो दोनों के टेम्परेचर का ये जो अंतर है, इसका बेसिक रीजन है कि वीनस पर वातावरण है जिसमें ग्रीन हाउस गैसेस हैं, मरकुरी पर कोई वातावरण नहीं है, जिस कारण कोई ग्रीन हाउस इफेक्ट वहाँ पर नहीं होता। इज इट क्लियर आस्था? यस सर। सर सर, सबसे Yes, sir. ज्यादा ओजोन सर, डिप्लेशन सर, अंटार्कटिका में क्यों है? Sir, एक मिनट, मैं पहले अथर्व के सवाल पे आता हूँ। अथर्व, आप पूछिए। good afternoon, sir. Sir, myself Athar. Sir, I have a Yeah. question. Ever we get the signals such as external terrestrial intelligence, or we predict it, like wow signal which is received by SETI? सेटी एक एक्सपेरिमेंट का नाम है जिसका नाम फुल फॉर्म है सर्च फॉर एक्स्ट्रा टेरेस्ट्रियल इंटेलिजेंस, SETI। कार्ल सेगन नाम के वैज्ञानिक थे जिनका मैंने फोटोग्राफ भी दिखाया था। इनकी प्रेरणा से इस पूरे एक्सपेरिमेंट का शुरू हुआ था। ये कोशिश कर रहे थे कि अगर कोई सिविलाइजेशन कहीं और है और अगर वो सिविलाइजेशन हमें सिग्नल्स भेज रही है, रेडियो सिग्नल्स भेज रही है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स भेज रही है रेडियो वेव्स के रूप में, तो हम पृथ्वी पर उसको रेडियो टेलीस्कोप से डिटेक्ट कर सकते हैं। एक बार ऐसा लगा था कि शायद ऐसा कोई सिग्नल मिला है, लेकिन अभी तक इसमें कोई सक्सेस हमें नहीं मिली है और सेटी में वो कोई अभी पॉजिटिव सिग्नल नहीं मिला है कि Sir, हम wow signal. हाँ Sir, what about wow signal? अभी तक कोई कंफर्म सिग्नल, रेडियो सिग्नल ऐसा हमें नहीं मिला है जिसके आधार पर हम ये कह सकें कि ये किसी इंटेलिजेंट सिविलाइजेशन के द्वारा भेजा गया है। Okay, sir. दूसरा सवाल जो था, जो अभी कोई पूछ रहे थे, वो क्या था? सर ये afternoon, पूछा Sir, था what is about Sir, wow signal? अल्बर्ट अंटार्कटिका में सबसे ज्यादा ओजोन डिप्लेशन क्यों है? हमारी जो पृथ्वी है, इसकी सतह पर जो हवाएं चलती हैं और इस सतह के ऊपर की जो सतह है, उन पर जो हवाएं चलती हैं, उनमें अंतर है। पृथ्वी से काफी ऊंचाई पर अगर हम चले जाएं तो वहां पर जो हवा चलती है वो इक्वेटर से चलती है, ऊपर उठती है और एक सेल बनाती है, और वो हवा जो पृथ्वी पर की जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है या पृथ्वी पर जो क्लोरीन पैदा होती है, उस क्लोरीन को वो ट्रांसफर कर देती हैं पोल्स की तरफ। पृथ्वी के वातावरण की काफी ऊंचाई पर ये ऐसे गोल चलती है, यहाँ से उठी, उसके बाद ये इधर चलना शुरू हुई, फिर नीचे आ गई, इधर से चलना शुरू हुई और उसके बाद ये दूसरी तरफ फिर नीचे आ गई। तो पोल से चली और उसके बाद धीरे धीरे ये किधर चली जाती है, सॉरी, इक्वेटर से शुरू हुई और ये फिर पोल की तरफ चली जाती है। तो वहां पर जो वातावरण में क्लोरीन थी, उस क्लोरीन को ये ट्रांसफर कर देती हैं पोल्स की तरफ, और हम जानते हैं अंटार्कटिक जो है वो पोलर एरिया में है, तो ये क्लोरीन दे वहां रहे पर हैं। जाने के बाद वहां पर नुकसान पहुंचाती है कहाँ ओजोन। इतना पड़ता लेकिन Sir, ये we can. ये थोड़ा सा सीजनल इफेक्ट है। उसके बाद जब कुछ महीने के बाद ये चीज बंद हो जाती है, हवाएं उस दिशा में जानी बंद हो जाती हैं, तो वहां पर की जो ओजोन लेयर है वो फिर से उसकी रिपेयर अपने आप शुरू हो जाती है और वो फिर से नॉर्मल आ जाती सर Sir, can we जुपिटर पे travel faster सरफेस than है। light? है। एक मिनट, आदित्य विक्रम कोई सवाल पूछ रहे हैं। सर जुपिटर पे सरफेस है। जुपिटर पर सरफेस, सॉलिड सरफेस इस तरह से नहीं है, ये गैसियस प्लैनेट है। सर फिर उसका हम जैसे मान लीजिए कोर जो होगा वो कैसे, मतलब उसका कोर एग्जिस्ट करता होगा। वीनस, ये सॉरी, जुपिटर इतना बड़ा है कि कोर पर इतना प्रेशर हो सकता है कि वहां पर मटेरियल सॉलिड तो हो, लेकिन हम ये नहीं कह सकते, हम जानते भी नहीं ठीक से कि वहां पर क्या है। ये गैसियस प्लैनेट है, लेकिन जब दबाव बहुत ज्यादा बढ़ेगा तो गैस या लिक्विड, जैसे पृथ्वी की कोर भी है, पृथ्वी की कोर में हम जानते हैं कि वहां पर सॉलिड है, जबकि वहां पर तापमान जो है वो कई हजार डिग्री सेल्सियस है। वो इसलिए कि वहां का मटेरियल रेडियो एक्टिव एलिमेंट्स की वजह से गलकर लिक्विड हो जाना चाहिए, लेकिन प्रेशर वहां पर इतना ज्यादा है कि वो सॉलिड हो सकता है। इसी तरह से जुपिटर में कहीं पर भी हम चले जाएं, वहां पर गैस ही गैस है, लेकिन वो गैस अंडर ट्रेमेंडस प्रेशर है। पर अभी तक जुपिटर की कोर के बारे में और जुपिटर से हीट जो जनरेट होती है, ऊष्मा जो जनरेट होती है, वो कैसे होती है, इसके बारे में कोई जवाब अभी हमारे पास नहीं। तो जुपिटर Excuse की me, कोई sir. सॉलिड सर सतह नहीं है। सर Sir, can we ever Sir, think of Albert from Einstein- observable universe? एक मिनट, अभी सर अथर्व सवाल पूछ चुके हैं, मयंक पूछ चुके हैं, आस्था पूछ चुकी हैं। अब मैं नाम देख रहा हूँ यहाँ पर। हाँ, अब आप पूछिए एक सवाल, आप जो पूछ रहे हैं। Good afternoon, sir. Sir, my name is Imran Ahmed.
सर एक इमरान अहमद क्वेश्चन था। हाँ। सर एक क्वेश्चन था सर, एक जो ब्लू होल होता है सर, उसमें आप अगर सन जाएगा तब भी सर गुम हो जाता है, तो वो सर वो कैसे बना, किस चीज से होगा? फिर से एक बार पूछिए। सर जो ब्लू होल होता है सर, बोला जाता है कि उसमें होता अगर है ब्लू होल, ब्लैक होल सर। ब्लैक होल। ओके, हाँ। यस सर। तो उसमें बोला जाता है कि सर अगर सन भी जाएगा उसमें सर, तो वो भी गायब हो जाएगा सर, तो वो किस चीज से बना आखिर होगा? हाँ, ब्लैक होल मैं थोड़ा सा बता दूं आपको। हम जानते हैं एटम के बारे में, जानते हैं आप एटम कैसा बना होता है? क्लासिकल पिक्चर एटम यस में हम सर। मानते हैं क्लासिकल रूप में कि केंद्र में इसके न्यूक्लियस होता है, ठीक है। यस उस सर। न्यूक्लियस का आकार बहुत कम होता है, 10 टू पावर यस माइनस सर। 13 सेंटीमीटर के ऑर्डर का, फर्मी के ऑर्डर का, फर्मियंस के ऑर्डर का, फर्मी के ऑर्डर का। उसके बहुत दूर जाके न्यूक्लियस के साइज के तुलना में बहुत दूर जब हम चले जाते हैं तो वहां पर इलेक्ट्रॉन्स होते हैं। तो अगर हम किसी एटम्स में से इलेक्ट्रॉन्स को हटा दें और केवल न्यूक्लियस बचेगा, तो इसका मतलब ये हुआ इस मटेरियल की डेंसिटी बहुत ज्यादा बढ़ जाएगी, क्योंकि साइज तो इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ज्यादा है ना एटम का। यस सर। न्यूक्लियस का साइज तो बहुत छोटा है, फर्मी के ऑर्डर का है, जबकि उसके लाखों दसियों लाख गुना जो है साइज है एटम का है। तो अगर हम इसका बाहर का हिस्सा हटा देंगे तो अंदर का बहुत डेंस मटेरियल बचेगा। पर अगर हम इस तरह किसी चीज को गर्म करते हैं तो बाहर के इलेक्ट्रॉन्स निकल जाएंगे और केवल न्यूक्लियस वहां पे साथ में आ, बहुत सारे एटम्स के न्यूक्लियस साथ में आ जाएं तो उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाएगी। तो अगर किसी तारे की डेंसिटी बहुत ज्यादा हो जाती है तो उसका मटेरियल बहुत घना हो जाता है। तो घना बहुत हो जाता है, उसकी डेंसिटी बहुत ज्यादा है, तो उसका ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन बहुत बढ़ जाता है। उस ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन की वजह से जो भी उसके चारों तरफ होता है वो उसके सेंटर की तरफ आ जाता है। और जब डेंसिटी इतनी ज्यादा बढ़ जाती है कि वो अपने आसपास की सारी चीजों को खींच लेता है और यहाँ तक कि उसकी लाइट भी उससे बाहर नहीं निकल पाती, तो वो हमको दिखना भी बंद हो जाएगा। लाइट हमें क्यों दिखाई देती है? अगर बल्ब को स्विच ऑफ कर दिया जाए तो हमें बल्ब दिखाई देना बंद हो जाता है, करेक्ट? यस सर। क्योंकि यस बल्ब सर। से कोई लाइट नहीं निकल रही। इसी तरह से सफेद चीज पर जितनी लाइट पड़ती है अधिकतर रिफ्लेक्ट होकर हमारी तरफ आ जाती है तो हमें दिखाई देती है। काली चीज किसी लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करती तो वो हमें काली दिखाई देती है, दिखाई देना बंद हो जाती यस है। सर। इसी तरह से ब्लैक होल्स इतना डेंस है, उसकी ग्रेविटी इतनी स्ट्रांग है कि जो भी प्रकाश उससे निकलता भी वो उसको वापस खींच लेता है, तो हमें ब्लैक होल मिलता है, इसलिए उसको ब्लैक होल कहते हैं। तो ब्लैक होल के पास में चाहे सन या कोई दूसरा भी तारा चला जाए तो ये ब्लैक होल उसको अपने अंदर लील देगा, उसको खा जाएगा, आप ये समझिए। और चाहे वो सूरज तो बहुत छोटा तारा है, इससे बहुत बड़े बड़े तारे हैं, जो भी पास में आएगा ब्लैक होल के, ब्लैक होल उसको खा जाएगा। सर जब अर्थ को 0.7 इंच के डायमीटर में कर दिया तो सर अर्थ भी ब्लैक होल बन जाएगा अगर चार्ल्ड अर्थ का, रेडियस से। हाँ, अर्थ को भी अगर ऐसे रिड्यूस करें, लेकिन सवाल ये है कि अर्थ का जो मास है वो इतना ज्यादा नहीं है कि वो अपने आप 0.7 या अब का जो इसका आकार है इससे कहीं ज्यादा आकार में छोटा हो सके। अगर अर्थ का मास जो होता, अगर उतना होता जितना सूरज का मास है उससे करीब करीब दुगना होता, तो शायद अर्थ भी जो है वो धीरे धीरे आखिर में जाके अब सिकुड़ने लगती और इतनी सिकुड़ के बन जाती कि वो भी ब्लैक होल बन जाता। लेकिन ब्लैक होल बनने के लिए एक मास की सर्टेन लिमिट है, उसका सर्टेन, मेरे ख्याल से ये 1.7 सोलर मासेस के बराबर है। उससे जब ज्यादा मैसिव स्टार्स होंगे, केवल वही स्टार्स ब्लैक होल बन पाएंगे, और उससे हल्के अगर बहुत होंगे तो वो ब्लैक होल नहीं बने। Excuse me, sir. सर अब अगला सवाल, एक मिनट, अभी पहला सवाल समृद्धि का है, पहला सवाल समृद्धि का, दूसरा उसके बाद उदित राज का। Yes, sir. Sir, my name is समृद्धि मिश्रा। सर मेरे पास बहुत टाइम से एक डाउट था कि हम ड्वार्फ प्लैनेट्स को, प्लैनेट्स तो मतलब कि हम जानते हैं कि वो ड्वार्फ प्लैनेट्स हैं, पर हम उनको प्लैनेट्स में ऐड क्यों नहीं करते हैं? ड्वार्फ प्लैनेट जो हैं वो हमारे सोलर सिस्टम में नहीं है, इसलिए जब हम सोलर सिस्टम के प्लैनेट्स की बात करते हैं तो हम केवल 8 प्लैनेट्स को मानते हैं। जो ड्वार्फ प्लैनेट्स तुम कह रही हो, ये उन करीब 4000 प्लैनेट्स में से हैं जो सोलर सिस्टम के बाहर हैं और जिनको डिटेक्ट किया जा चुका है। लेकिन ये ड्वार्फ प्लैनेट हैं, ये प्लैनेट तो हैं लेकिन हमारे सोलर सिस्टम के हिस्से नहीं है, इसलिए हम इनको सोलर सिस्टम में काउंट नहीं करते।
और सर ये प्लैनेट की प्रॉपर्टीज भी तो नहीं फॉलो करते हैं ना। सबसे पहली तो बात है, जिन्हें हम प्लेनेट आमतौर पे मानते हैं, हम उन 8 प्लैनेट्स को कहते हैं जो हमारे सोलर सिस्टम के अंदर है। इनके बाहर जो प्लैनेट्स हैं, उनको हम प्लैनेट कहें या ड्वार्फ प्लैनेट कहें, वो बात की चीज है, पर वो हमारे सोलर सिस्टम का हिस्सा नहीं है। तो अभी पृथ्वी से बाहर बहुत सारे तारे हैं जिनके प्लैनेट्स ढूंढे जा चुके हैं। उनको देखना तो इसलिए संभव नहीं हो पाता क्योंकि वो बहुत दूर है, लेकिन जब वो अपने तारे के सामने आते हैं, तो तारे से जो लाइट चलती है, वो लाइट जरा सी कम हो जाती है। ठीक है? उसके बाद वो फिर घूम के ओके तारे सर। के पीछे चले जाते हैं, तो आने वाली लाइट फिर पूरी हो जाती है। लेकिन अगर वो प्लैनेट है, तो वो उस तारे के चारों तरफ घूम रहा होगा पीरियोडिकली, यानी आगे जाएगा और पीछे जाएगा, आगे जाएगा और पीछे जाएगा। तो जब वो सामने आ जाएगा, तो लाइट तारे से आने वाली कम हो जाएगी। उसके बाद जब वो फिर पीछे चला जाएगा, फिर पूरी आने लगेगी। तो लाइट कम और ज्यादा होने की ये चीज जो है, ये बार-बार होगी और एक ही टाइम इंटरवल से होगी। तो हम समझ लेंगे कि कोई सॉलिड बॉडी जो है, वो उस स्टार के सामने बार-बार आकर उसको थोड़ा-सा ढक रही है। तो हमें पता चल जाता है कि एक प्लैनेट उस स्टार का है। तो इस तरह से इन प्लैनेट्स को ढूँढा जाता है। दूसरी चीज, जो जो तारा है, उसके और प्लैनेट का जो मोशन है, एक दूसरे की ग्रेविटी की वजह से इस मोशन में थोड़ा-सा चेंज आता है, तो हम समझ जाते हैं कि वहाँ पर 2 चीज़ें एक दूसरे को ग्रेविटेशनली डिस्टर्ब। ये क्लियर है? यस अब यस सर। सर। इसके बाद एक सवाल पूछना सर चाहते थे। कौन पूछना चाहते थे? सर समृद्धि का सवाल हो गया। अब एक सवाल सर आराध्या पांडे पूछना चाह रही हैं। आराध्या, प्लीज आस्क योर क्वेश्चन। इसके बाद आकृति पूछेंगी और एक आवाज के नीचे आ रही थी सत्यम की। तो आराध्या अपना सवाल पूछे, फिर आकृति, फिर सत्यम पूछे, उसके बाद आकृति पूछे, उसके बाद समृद्धि। जल्दी कीजिए, समय पूरा ना हो जाए, बहुत कम समय बचा है। सर हम्म, सर आइंस्टाइन ने सर वो टाइम मशीन का सर थ्योरी दिया था, सर उसको गवर्नमेंट बैन क्यों कर दी? सर वो इस समय यूज भी तो आ सकता था उसका सर, जैसे कोविड जैसे पेंडेमिक में। दूसरी चीजें हैं। पहली बात तो आइंस्टाइन ने कोई टाइम मशीन, उन्होंने केवल इतना कहा था कि हम प्रकाश के वेग से नहीं चल सकते, क्योंकि जब हम प्रकाश के वेग से चलते हैं, तो जितनी ऊर्जा हम उसको देते हैं किसी भी चीज को, वो सारी की सारी उसके मास में कन्वर्ट हो जाती है, उसके वेग या वेलोसिटी को नहीं बढ़ाती। इसलिए किसी भी चीज के लिए संभव नहीं है कि वो प्रकाश के वेग से ज्यादा तेज चल सके। अगर हम कोई चीज प्रकाश के वेग से ज्यादा चलती है, तो टाइम उल्टा चलना शुरू हो जाएगा। टाइम मशीन अभी कल्पना है, टाइम मशीन कोई रियलिटी नहीं है, और किसी सरकार ने उसको बैन नहीं किया है, और किसी ने अभी तक उसको बनाया नहीं है। इसके बाद अनुपमा और आकृति और सत्यम। सर जो हाइपोथेसिस सर सर रियली शशांक, एग्जिस्ट करती है। अभी आपके मेरे ख्याल क्वेश्चंस काफी हो गए। अब हम मौका देंगे आकृति को, इसके बाद सत्यम को, उसके बाद अनुपमा को। आकृति, आप अपना सवाल पूछिए। Sir, galaxies look stationary, so why do scientists say that they rotate? हाँ, गैलेक्सीज जो हैं, वो भी लगातार घूम रही हैं, वो भी लगातार मूव कर रही हैं, और ये मोशन हमें यहाँ से पता नहीं चलता, क्योंकि ये हम खुद घूम रहे हैं। तो हमें वो एक बार एक तरफ दिखाई देंगी, दूसरी तरफ दिखाई देंगी, और वो मोशन इतना स्लो है, इतना स्लो मोशन है, वो गैलेक्सी के चारों तरफ अरबों साल में घूम, हमें वो दिखाई नहीं देगा। उसी तरह से जैसे कि हमको सूरज का मूवमेंट भी थोड़ी सी देर में पता नहीं चलता, जबकि सूरज तो कुछ घंटों में एक तरफ से